तकसीम हिंदुस्तान से पहले लाहौर में कम्युनिस्ट इनकलाबियों का हेडक्वार्टर कहाँ था? जिन्ना और गांधी में वो क्या इख्तलाफात थे जिन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया? अंग्रेजों ने साइमन कमीशन के जरिए हिंदुस्तानियों की तौहीन क्यों की थी? भगत सिंह को किस वाक़े ने हथियार उठाने पर मजबूर किया? मोतीलाल नेहरू के एडिटर और उनकी बेटी की शादी क्यों खत्म करवाई गई और इसके असरात क्या हुए? कांग्रेस एक नेशनल जमात से लिबरल जमात से मजहबी रंग की तरफ क्यों बढ़ गई? क्यूरियस फेलोज, मैं फैसल वड़ाइच। आप जरा इस इमारत को देखिए। ये लाहौर का बिरला हॉल है और दाता गंज बख्श टाउन और इर्द गिर्द के बहुत से लाहौरी इस खंडरनुमा इमारत को देखते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन आज शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें याद हो कि आज़ादी से पहले ये इमारत लाहौर की मशहूर तरीन जगहों में से एक थी। ये उन इनकलाबियों का हेडक्वार्टर हुआ करती थी जिन्हें गांधी का नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंस का आइडिया पसंद नहीं था। ये लोग ताकत की कारीगरी पर यकीन रखते थे और अंग्रेज से आज़ादी मांगना नहीं, छीन लेना चाहते थे। आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि महात्मा गांधी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी, लेकिन 1922 में चूरी चूरा में मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें 22 एहलकार मारे गए थे। इसके बाद गांधी ने यह तहरीक खत्म कर दी थी। इससे आज़ादी के पुरअमन हामियों को बहुत धचका भी लगा था और ख़ास तौर पर नौजवान स्टूडेंट्स इसके बाद समझने लगे थे कि नॉन वायलेंस का तरीका गलत साबित हो रहा है। जबकि चूरी चूरा में हिंदुस्तानियों ने जो किया अंग्रेज़ कब्जे के खिलाफ एक कारगर तरीका था, क्योंकि इससे अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचा था और उनका ख्याल था कि इसी से आज़ादी मिलेगी। वैसे भी चंद बरस पहले 1917 में रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आ चुका था। इसमें आखिरी ज़ारे रूस निकोलस II के पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया था। खौफनाक सिविल वॉर भी हुई थी और आखिरकार मजदूर तबके ने लेनिन की क़यादत में रशिया का कंट्रोल ताकत के जोर पर संभाल लिया था। इस ब्लडी रेवोल्यूशन, इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन की कामयाबी ने हिंदुस्तानी सियासी वर्कर्स को बहुत मुतासिर किया। चुनाचे पूरे इंडिया में नौजवानों ने मुसल्ला जद्दोजहद के लिए तंजीमें कायम करना शुरू कर दी। लाहौर में बिरला हॉल में इनकलाबी सरगर्मियां होने लगी और ये उनका सेंटर बन गया। दरअसल यहाँ नेशनल कॉलेज के नाम से एक प्राइवेट तालीमी इदारा कायम था जो बरतानवी हुकूमत का सख्त मुखालिफ था। यह कॉलेज एक सियासी शख्सियत लाला लाजपत राय ने कायम किया था। इसमें कम से कम 200 तलबा पढ़ते थे, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी शामिल थे। इस कॉलेज के अक्सर प्रोफेसर्स भी खूनी इनकलाब के, ब्लडी रेवोल्यूशन के, मुसल्ला जद्दोजहद के हामी थे। वो अपने स्टूडेंट्स को भी इसी जद्दोजहद के लिए तैयार करने लगे। इन्हीं तलबा में फैसलाबाद के गांव बांगा का एक नौजवान भगत सिंह भी था। ये नौजवान कॉलेज के इनकलाबी माहौल में बहुत तेजी से और आसानी से ढल गया। इसकी वजह यह थी कि भगत सिंह का पूरा खानदान पहले से इनकलाबी था। इनके एक बुजुर्ग फतेह सिंह 1840 की दहाई 1840s में सिख फौज का हिस्सा थे और उन्होंने पंजाब पर अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ जंगों में हिस्सा लिया था। इनके दादा अर्जुन सिंह, वालिद किशन सिंह, दो चचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ सियासी तहरीकों का हिस्सा बने थे। भगत सिंह के मुतालिक तो उनके दादा ये कहा करते थे कि मैंने अपने इस पोते को वतन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। यानी भगत सिंह बचपन ही से एक इनकलाबी माहौल में, एक मुजाहमत के माइंडसेट में पले बड़े थे। वो माजी के बहुत से दूसरे हीरोज को भी, जो इनकलाबी हीरोज थे, उन्हीं को आइडियलाइज किया करते थे। कहते हैं उनके पास एक लॉकेट था जिसमें एक इनकलाबी हीरो करतार सिंह सराभा की तस्वीर थी। 19 साला करतार सिंह को 1915 में इनकलाबी सरगर्मियों ही की वजह से फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इसे भी आइडियलाइज करते हुए इनकलाब के ख्वाब देखा करते थे। तालीम के दौरान अपने एक उस्ताद जय चंद्र के घर में उनकी मुलाकात एक बंगाली इनकलाबी लीडर सुचिंद्रा नाथ सुन्याल से हुई। उन्होंने ही भगत सिंह का ताल्लुक इनकलाबी तंजीमों से कायम करवा दिया। दरअसल सुन्याल एक अंडरग्राउंड तंजीम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA के फाउंडर्स में से थे। ये तंजीम सोशलिस्ट नजरियात से मुतासिर कुछ इनकलाबी नौजवानों ने 1924 में 1924 में मशरकी बंगाल के गांव में कायम की थी। इस तंजीम ने 1925 में मौजूदा उत्तर प्रदेश के काकोरी गांव के करीब एक सरकारी ट्रेन को लूट लिया था और इनका मौक़िफ़ था कि वो इससे अपनी तहरीक की फंडिंग जारी रखना चाहते हैं। इस कार्रवाई के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने तंजीम के लीडर्स अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी दे दी थी। कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी घाट पर बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल का एक शेर भी पढ़ा था। मशहूर ज़माना शेर है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो खैर दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने राम प्रसाद और दीगर लीडर्स को फांसी दे दी और 21 नौजवानों को उम्र कैद की सजाएं मिली। यूं HRA की ज्यादातर लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन इस तंजीम से वाबस्ता बहुत से लीडर्स जैसे सुरेंद्र नाथ और दीगर कई मामूली सजाओं के बाद बच निकले। इन लोगों ने बाकी इनकलाबी ग्रुप से मिलकर एक नई तंजीम खड़ी कर ली। इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA का नाम दिया गया। बाद में आर्मी की जगह एसोसिएशन का लफ्ज भी इस्तेमाल होने लगा। मशहूर है कि इनकलाबियों ने यह तंजीम कायम करने के लिए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के खंडरात में मीटिंग की थी। कहते हैं इस मीटिंग में भगत सिंह भी शरीक थे। इसके अलावा भगत सिंह ने लाहौर में अपने तौर पर भी एक तंजीम नौजवान भारत सभा के नाम से कायम कर रखी थी। ये तंजीम भी HSRA का ही हिस्सा थी। भगत सिंह ने इनकलाब के लिए चुपके चुपके फंड्स जमा करना और पंफलेट तैयार करना शुरू कर दिए। उन्होंने पंजाब के कई अखबारात में, जिनमें से कीर्ति नाम का अखबार भी था, इनमें इनकलाब की हमायत में आर्टिकल्स लिखना शुरू किए। इस दौरान सरकारी इंटेलिजेंस इदारे CID को शक भी हो गया कि भगत सिंह खुफिया इनकलाबी सरगर्मियों में मुलविस हैं। इनके खिलाफ सरकार हरकत में आ गई। मई 1927 में 1927 में भगत सिंह को लाहौर में बम धमाके के एक पुराने मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर इल्जाम लगाया गया कि HRA की जिस लीडरशिप को ट्रेन लूटने के इल्जाम में सजाएं हुई थी, इन्हें भगत सिंह बचाना चाहते थे। लाहौर धमाका भी मुबैना तौर पर इसी सिलसिले की एक कड़ी समझा गया। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर दोस्तों भगत सिंह की इसी पहली गिरफ्तारी के वक्त ली गई तस्वीर है, जिसमें वो चारपाई पर बैठे हैं और उनके हाथों में हथकड़ियां भी हैं। लेकिन आमतौर पर जो पगड़ी उनकी ज्यादातर तस्वीरों में उनके सर पर नजर आती है, इस तस्वीर में वो भी सर पर नहीं है। CID का अफसर DSP गोपाल सिंह पन्नू उनसे तफ्तीश कर रहा था, लेकिन भरपूर इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस इस नौजवान के खिलाफ कोई ठोस सबूत हासिल नहीं कर सकी। आखिर में उन्हें 60,000 रुपए की जमानत पर छोड़ना पड़ा, जो उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ी जमानती रकम थी। ये रकम एक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दूनी चंद और एक सोशल वर्कर दौलत राम ने मिलकर अदा की थी। भगत सिंह के पास इतने पैसे कहाँ थे। तो खैर भगत सिंह रहा हो गए, लेकिन उनकी इनकलाबी सरगर्मियां उसी तरह जारी रहीं। ताहम अभी तक ये सरगर्मियां अंडरग्राउंड फंड रेजिंग और आर्टिकल्स लिखने तक ही महदूद थी। मगर अगले वर्ष 1928 में एक वाक़ये ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। क्यूरस फेलोज 1928 में बरतानवी हुकूमत ने एक हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया भेजा। ये कमीशन ब्रिटिश इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइन के लिए सिफारिशात तैयार करने आया था। इसे बरतानवी पॉलिटिशियन जॉन साइमन लीड कर रहे थे, इसलिए ये वफ्द साइमन कमीशन कहलाया। लेकिन कमीशन में कोई भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा था ही नहीं। अंग्रेज समझते थे कि इंडियन पॉलिटिशियंस अभी इस काबिल ही नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बना सकें। इस बात को सियासी जमातों ने, हिंदुस्तान की सियासी जमातों ने अपनी तौहीन समझते हुए कमीशन का बाइकआउट कर दिया। कोई बड़ा सियासी लीडर कमीशन से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। साइमन डेलीगेशन जहां भी जाता, मुजाहिरीन वहां स्याह परचम लहराते और साइमन गो बैक के नारे लगाते। इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ये डेलीगेशन, ये वफ्द अक्टूबर में पंजाब पहुंचा। पंजाबियों ने भी यहाँ साइमन कमीशन को भरपूर टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। 30 अक्टूबर 1928 के रोज 5000 मुजाहिरीन लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। इन्हें 63 साल लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। वही लाजपत राय जिन्होंने बिरला हॉल में नेशनल कॉलेज कायम किया था, जहां भगत सिंह ने तालीम हासिल की थी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस J.A. स्कॉट के हुक्म पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इस दौरान स्कॉट और लाला लाजपत राय आमने सामने आ गए। स्कॉट ने उन पर लाठी से इतने वार किए कि लाजपत राय बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। बाकी मुजाहिरीन उन्हें उठाकर वहां से ले गए। कई रोज तक उनका इलाज चलता रहा, लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, यहाँ तक कि 17 नवंबर को उनकी मौत हो गई। शहर के लोगों ने स्कॉट ही को लाला की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। भगत सिंह ने तय किया कि वो इस कत्ल का बदला लेंगे, और बदला जाहिर है स्कॉट की जान लेकर ही तो उन्होंने लेना था। इस खतरनाक प्लान में उनके साथ राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कुछ और नौजवान भी शामिल हो गए। 17 दिसंबर 1928 के रोज इस ग्रुप ने स्कॉट को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि स्कॉट किसी सरकारी काम से कसूर शहर में था। भगत सिंह और उनके साथियों ने स्कॉट के धोखे में DSP जॉन सॉन्डर्स को कत्ल कर दिया। फिर वो फरार हो गए। उनकी तंजीम HSRA ने एक पोस्टर पहले से तैयार कर रखा था। इस पर लिखा हुआ था कि स्कॉट मारा गया, लाला जी का बदला ले लिया गया।
लेकिन जब पता चला कि स्कॉट की गलतफहमी में सॉन्डर्स मारा गया है तो अब नया पोस्टर तैयार किया गया। इस पर स्कॉट की जगह सॉन्डर्स का नाम लिखकर इसकी कॉपीज लाहौर में जगह जगह चस्पा कर दी गई। भगत सिंह और उनके साथी कई माह तक पुलिस से बचते बचते मुख्तलिफ शहरों में घूमते रहे। इस दौरान हुकूमत ने 8 अप्रैल 1929 के रोज दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सरकारी बिल्स पेश करने का ऐलान किया, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल शहरी आज़ादियों और मजदूरों के हकूक के खिलाफ समझे गए। भगत सिंह की तंजीम HSRA को यह खबर मिली तो उसने असेंबली की कार्रवाई दरम भरम करने का प्लान बनाया। भगत सिंह और उनके साथी मफरूर तो थे लेकिन वो अपनी तंजीम से राब्ते में थे। उन्हें ही यह मिशन सौंप दिया गया। ये भी तय पाया कि ये एक सिंबॉलिक अटैक होगा जिसमें किसी का जानी नुकसान नहीं किया जाएगा। हमलावर फरार नहीं होंगे बल्कि गिरफ्तारी भी वहीं दे देंगे। कहा जाता है कि असेंबली अटैक से पहले भगत सिंह ने अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, जिसमें वो हैट पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आज दुनिया भर में उनकी पहचान बन चुकी है। दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 के रोज हिंदुस्तान में एक नई तारीख रकम हुई। भगत सिंह अपने एक साथी BK दत्त के साथ किसी तरह असेंबली की इमारत में दाखिल हो गए। उन्होंने हॉल के ऊपर गैलरीज से 2 स्मोक बॉम्ब्स नीचे फेंके और 2 हवाई फायर भी किए। हॉल में भगदड़ मच गई और लोग बैरूनी दरवाजे की तरफ भागने लगे। बम धमाकों और भगदड़ से कम 5 लोग जख्मी भी हुए। इस दौरान भगत सिंह और BK दत्त ने हॉल में कुछ लीफलेट्स भी फेंके। इन पर लिखा था, हम ये कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि बहरे हमारी बात सुन लें। यानी हिंदुस्तान के अराकीन असेंबली जो कि आम हिंदुस्तानियों की आवाजें नहीं सुन पा रहे थे, उन तक हमारी आवाज पहुंच सके। फिर वो एम्पीरियलिज्म मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और दोनों ने प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी दे दी। इस हमले की खबरें अमेरिका में भी शाया हुई। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे कम्युनिस्ट दहशतगर्द हमला करार दिया। इस हमले के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने HSRA के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस तंजीम के कई और मेंबर्स भी गिरफ्तार हो गए। भगत सिंह और उनके साथियों पर पहले दिल्ली में मुकदमा चला, फिर इन्हें लाहौर लाकर मजिस्ट्रेट और फिर एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने ट्रायल के लिए पेश किया गया। इस मुकदमे को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह ने दोस्तों अदालती कार्रवाई को भी अपने इनकलाबी ख्यालात फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जारी रखा। इन्हें जब भी अदालत में मौका मिलता वो इनकलाब के हक में नारे लगाने लगते। कभी वो और उनके साथी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये गाने लगते और कभी ये गाने लगते कि मेरा रंग दे बसंती चोला। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल भी की और अदालत में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तकरीरें भी बहुत की। कैद में भी इस बेखौफी का मुजाहरा उन्होंने किया कि अब वो अवाम के हीरो बन गए। उनकी मकबूलियत देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय कर लिया कि इन्हें जल्द से जल्द मंजर से हटा दिया जाएगा, यानी सजाए मौत दे दी जाएगी। 7 अक्टूबर 1930 के रोज स्पेशल ट्रिब्यूनल ने भगत सिंह और उनके साथियों को सजाए मौत सुना भी थी, और सजा भी ऐसी जिसमें उन्हें अब अपील का हक भी नहीं था। अगले बरस 23 मार्च 1931 को 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सेंट्रल जेल लाहौर में फांसी दे दी गई। मशहूर है कि तीनों नौजवान मुस्कुराते हुए जेल से निकले और पुरजोश अंदाज में तख्ता-ए-दार पर चढ़े। पहले वो एक दूसरे से गले मिले, फिर उन्होंने अपनी गर्दनों में खुद फंदे डाले। उन्होंने चेहरों पर मास्क पहनने से भी इनकार कर दिया, जो कि आमतौर पर सजाए मौत से पहले कैदियों को चेहरे पर ओढ़ दिया जाता है। जल्लाद ने इनके पांव के नीचे से तख्ता खींच दिया और तीनों झूलते हुए मारे गए। भगत सिंह का एक अहम साथी चंद्रशेखर आजाद, जो गिरफ्तार नहीं हुआ था, वो इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुकाबले में मारा गया। एल्फ्रेड पार्क को अब इसी के नाम पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। यहाँ आजाद की एक सादा सी यादगार भी बनी है जो जुड़वां दरख्तों को घेरे हुए है। करीब ही पार्क में उनका धोती पहने एक मुजस्समा भी नस्ब है। दोस्तों, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके दीगर साथियों की मौत से हिंदुस्तान में खूनी इनकलाब की कोशिशें तो नाकाम हो गईं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी इनकलाब भी मुश्किलात का शिकार हो गया। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो तहरीक खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान नजर आता था, अब वो यूं खत्म हो चुका था कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हो गए? 1920 की दिहाई 1920s में जब भगत सिंह जैसे नौजवान इनकलाब की कोशिशें कर रहे थे तो इंडिया हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ चुका था। इन फसादात की ज्यादातर वजूहात दो ही हुआ करती थी। पहली मुसलमानों का गाय ज़िबा करना और दूसरी हिंदुओं का मसाजिद के बाहर म्यूजिक बजाना। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के इस एंगल को
काउ म्यूजिक क्वेश्चन कहा करते थे, यानी वो इस मसले का तंजिया नाम रखकर इसका मजाक उड़ाया करते थे। इसी मसले की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशंस, तंजीमें भी कायम करना शुरू कर दी थी। हिंदुओं ने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के नाम से 2 ताकतवर तंजीमें खड़ी कर ली थी। इसके मुकाबले में मुसलमानों ने भी तंजीम इस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की, ताहम ये ज़्यादा एक्टिव फॉल नहीं हो सकी। इसमें बहुत एक लूज सा अरेंजमेंट ही रहा। बहरहाल 1920 की दहाई 1920s के दौरान मुल्तान, कोलकाता और कोहाट में शदीद फसादात हुए। इनमें कोहाट का फसाद वो वाक़या था जिसने कांग्रेस को भी मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर दिया। कोहाट फसाद 1924 में हुआ था। इसकी वजह यह थी कि एक हिंदू तंजीम सनातन धर्म सभा ने एक मजहबी पंफलेट शाया किया जिसमें मुसलमानों के खिलाफ एक नज्म भी शामिल थी। इस नज्म पर इलाके की मुस्लिम आबादी मुश्तल हो गई और हंगामे शुरू हो गए। अब ये ब्रिटिश सरकार की गफलत थी या सोची समझी प्लानिंग के इन फसादात को रोकने की फौरी कोशिश नहीं की गई। इसके नतीजे में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो गई। इस वाक़े के बाद हिंदुओं की ज़्यादातर आबादी कोहाट से हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों को हिजरत कर गई। महात्मा गांधी ने फसादात के बाद इस इलाके का दौरा करने की कोशिश की तो वायसराय ने उन्हें रोक दिया, लेकिन कांग्रेस ने इन फसादात की मुकम्मल इंक्वायरी कराने के लिए महात्मा गांधी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई शौकत अली को भेजा। अब हुआ ये कि वायसराय ने गांधी जी को तो पहले ही कोहाट जाने से रोक रखा था, इसलिए ये दोनों लीडर्स अब रावलपिंडी ही में रुक गए। यहाँ उन्होंने फसादात में बच जाने वालों और उस इलाके से आने वाले दीगर लोगों से मालूमात जमा की, जिसकी बुनियाद पर एक रिजल्ट निकाला जाना था, किसी नतीजे पर पहुंचना था। मगर इंक्वायरी के नतीजे पर गांधी और शौकत अली में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया। वो इस तरह के महात्मा गांधी इन फसादात की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डालते हुए कह रहे थे कि इन्होंने हर हद पार कर दी है, जबकि शौकत अली का मौक़िफ़ था कि फायरिंग और जलाओ घराव के जो वाक़यात हुए वो जज्बाती नौजवानों का वक्ती जोश और हादसा था। मुसलमानों की कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल या मुनज़्ज़म जहाद ये नहीं था। लेकिन दोनों में किसी एक नतीजे पर इत्तफाक नहीं हो सका। इस इख्तलाफ ने दोनों के रास्ते जुदा कर दिए। कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम की वाज़ेह दरार पड़ चुकी थी। क्यूरियस फेलोज, शौकत अली और गांधी जी का इख्तलाफ सिर्फ एक मिसाल थी। हकीकत ये थी कि इंडियन नेशनलिज्म और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रचार करने वाले अमली ज़िंदगी में अपने बायसिस तासुबात उसी तरह कायम रखे हुए थे। इसकी एक मिसाल नौजवान सैयद हुसैन था। सैयद हुसैन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता जर्नलिस्ट था जिसके नेहरू फैमिली से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू ने इसे अपने इंग्लिश अखबार द इंडिपेंडेंट का एडिटर मुकर्रर कर रखा था। यही नहीं बल्कि इलाहाबाद में अपने घर में रहने की जगह भी उन्होंने इसे दी थी। ये 1919 का साल था। एक घर में रहने की वजह से सैयद हुसैन की मुलाकात मोतीलाल नेहरू की बेटी विजय लक्ष्मी पंडित से हुई, जिसे घर वाले प्यार से सारूप कहते थे। सारूप को ये नौजवान एडिटर भा गया। दोनों अक्सर मिलने लगे, इन्हें प्यार हो गया और दोनों ने छुपकर शादी भी कर ली। मगर जब मोतीलाल नेहरू को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दोनों को अहमदाबाद में महात्मा गांधी के आश्रम भेजा कि वो उन्हें मजहब की ऊंच नीच समझाकर इस शादी को खत्म करवाएं। जब ये जोड़ा अहमदाबाद पहुंचा तो गांधी ने दोनों से अलग अलग मुलाकातें करके उन्हें भरपूर लेक्चर्स दिए। लक्ष्मी पंडित ने इन लेक्चर्स के हवाले से अपनी सहेली पदमजा नायडू को खतूत लिखकर जो तफसीलात बताई वो किताबों में शाया हो चुकी हैं। इन तफसीलात के मुताबिक महात्मा गांधी ने लक्ष्मी पंडित से कहा कि वो मुसलमान से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक हिंदू औरत मुसलमान को सिर्फ भाई समझ सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या तुम्हें 20 करोड़ हिंदुओं में से एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिससे तुम्हारे ख्यालात मिलते हों। एक मौके पर लक्ष्मी पंडित ने अपनी सहेली को गांधी जी के मुतालिक लिखा कि इस बेचारे के लिए ये सोचना ही नामुमकिन है कि एक हिंदू और मुसलमान शादी करके खुश भी रह सकते हैं। इंडियन राइटर शीला रेड्डी अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना में लिखती हैं कि गांधी के लेक्चर से लक्ष्मी पंडित जरा भी मुतासिर नहीं हुई थी, बल्कि उल्टा उनके दिल में गांधी जी के लिए सख्त कदूरत पैदा हो गई थी। लेकिन इन लेक्चर्स और फैमिली प्रेशर्स का नतीजा ये बहरहाल निकला कि सैयद हुसैन और सारूप की जोड़ी टूट गई। अब बज़ाहिर तो ये एक रीत रवायत में बंधे मुआशरे का बहुत गैर अहम सा वाक़या था, लेकिन आप इस वाक़े में गहरी मजहबी तकसीम की जड़ें देख सकते हैं कि वो कितनी गहरी थी। मजहबी तकसीम से खुद को बालातर समझने और कहने वाले लोग ज़ाती ज़िंदगियों में मुस्लिम लीग का अपोजिट वर्जन ही थे, यानी कांग्रेस में।
वो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अमली जिंदगी के फैसलों में मजहब ही को बुनियादी अहमियत देते थे। मुस्लिम लीग इसके मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में तो कायम ही मजहबी बुनियाद पर हुई थी, लेकिन कांग्रेस के टॉप सेकुलर लीडर्स के रवैये भी मजहबी तकसीम ही को हवा दे रहे थे। जैसा कि हमने कहा, वो भी मुस्लिम लीग का एक अपोजिट वर्जन ही खुद को साबित कर रहे थे। ये वाकया इस गहरी तकसीम और सोच का एक सबूत है। तो खैर दोस्तों, 1920 की दहाई 1920s में हिंदू मुस्लिम टकराव का माहौल बन चुका था। अब हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की आखिरी उम्मीद यही थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी एक आईनी फार्मूले पर मुत्तफिक हो जाएं, ऐसा आईनी फार्मूला जिसमें दोनों के राइट्स महफूज रह सकें और हिंदुस्तान मुत्तहिद भी रह सके। लेकिन अफसोस कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के साथ ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। अब ये रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट उस साइमन कमीशन के जवाब में तैयार की गई थी, जिसके मुतालिक आप जान चुके हैं कि इसमें कोई भी हिंदुस्तानी नुमाइंदा नहीं था। कांग्रेस लीडर मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर एक आईनी दस्तावेज तैयार की थी। इसमें हिंदुस्तान के लिए एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट का खाका पेश किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म कर दिया गया था। यानी सिर्फ इंडियन नेशनलिज्म की बुनियाद पर हुकूमत बनाने की बात इस रिपोर्ट में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट की इस बुनियाद पर मुखालफत की कि ये 1916 के लखनऊ पैक्ट, 1916 के लखनऊ पैक्ट के खिलाफ बात है। आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि लखनऊ मुआहदे में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मान ली थी, लेकिन अब साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट में वो इससे पीछे हट चुके थे। हालांकि जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट पर एक नया फॉर्मूला भी दे दिया था। ये ऐसा फॉर्मूला था जो हिंदुस्तान की यूनिटी की जमानत बन सकता था। इसमें कहा गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट में जुदागाना इंतखाब में हिंदू मुस्लिम हलकों, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहने वाले दूसरे मज़ाहब के लोग भी वोट डाल सकेंगे। यानी जिस सीट पर हिंदू उम्मीदवार खड़ा होगा वहां मुसलमान, सिख, मसीही सब वोट करेंगे। इसी तरह मुस्लिम उम्मीदवार के लिए भी सभी वोट डालेंगे। यानी उम्मीदवार कोई भी हो, इसे हलके के तमाम मज़ाहब से वोट लेना होगा और इसीलिए इसे सबका नुमाइंदा बनकर सामने आना होगा। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में यह नया फॉर्मूला भी मुस्तरद कर दिया गया। इसके बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक आखिरी कोशिश की। दिसंबर 1928 में कलकत्ता में ऑल पार्टीज नेशनल कन्वेंशन हुआ। इसमें कायदे आजम ने कांग्रेस और दीगर पार्टी से सेपरेट इलेक्टोरेट बहाल करने का मुतालबा दोहराया। उन्होंने कांग्रेसी लीडर से कहा कि मैं एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि मुस्लिम इंडिया आपके साथ चले, आपके साथ रहे? हम सब इसी धरती के बेटे हैं, हमें इकट्ठे रहना है, मिलकर काम करना है। यकीन करें, जब तक मुसलमान और हिंदू मुत्तहिद यूनाइटेड नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मेजॉरिटी लीडर्स ने मुस्तरद कर दी। सिर्फ गांधी जी और एक पारसी रुकन जमशेद नौशेरवान ने जिन्ना के हक में वोट दिया। इस वोटिंग के बाद गांधी बज़ाहिर बहुत उदास दिल के साथ अपनी रहायशगाह पर चले गए। कहते हैं जिन्ना की आंखों में भी आंसू थे और वो भी अफसुर्दा चेहरे के साथ होटल लौट आए। अगले रोज वो मुस्लिम लीगी वफ्द के साथ कलकत्ता से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जमशेद नौशेरवान जी, जो कि उनके पुराने दोस्त भी थे, उन्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन आए। कायदे आज़म ने ट्रेन में सवार होने से पहले उनसे हाथ मिलाया और बोले, अच्छा भाई जमशेद, यहाँ से हमारे रास्ते अलग ही समझो। इसके बाद आप जानते हैं कि जिन्ना ने 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए और इन पॉइंट्स में मरकज़ में 33% मुस्लिम नुमाइंदगी और सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया गया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 31 दिसंबर 1929 तक का अल्टीमेटम दे दिया। वो ये कि अगर इस डेट तक हुकूमत ने नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हामी ना भरी तो मुकम्मल आज़ादी के लिए तहरीक शुरू कर दी जाएगी। यानी ऐसी तहरीक जिसमें डोमिनियन स्टेटस शामिल नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह मुतालबा तस्लीम नहीं किया। इस पर कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 के रोज़ लाहौर में मुकम्मल आज़ादी की तहरीक का ऐलान किया। यही तारीख यानी 26 जनवरी भारत में अब यौम जमहूरिया या रिपब्लिक डे की तारीख है। दूसरी तरफ 1930 में ही मुस्लिम लीग के इलाहाबाद सेशन में अल्लामा इकबाल ने भी मुसलमानों के लिए अब अलग वतन का तस्वुर पेश कर दिया। यूं बरतानवी इक़्तिदार से मुकम्मल आज़ादी और हिंदुस्तान की तकसीम की जदोजहद, ये दोनों साथ साथ शुरू हो गए। लेकिन फिर भी एक और आखिरी कोशिश हुई कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखा जाए, लेकिन ये कोशिश भी किसी ने नाकाम बना दी।
वो कौन था जिसने ये कोशिश नाकाम बनाई? बंगाल में तारीखी फसादात के पीछे क्या कहानी थी? क्या आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में एक तकसीम का मिशन लेकर ही आए थे? मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों लगता था कि उन्हें दीमक ज़दा पाकिस्तान दिया जा रहा है? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों इस मिनी सीरीज की अगली किस्त में। इस सीरीज को शुरू से देखने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जान जाएं कि अंग्रेज़ किस तरह 17वीं सदी में हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और फिर हुक्मरान बन गए। ये सारी मुकम्मल सीरीज कहानी आप यहाँ टच करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई और क्यों शिकस्त हुई। और ये रही उन्हें 100 किताबों पर हमारी समरी डॉक्यूमेंट्रीज, जिन्हें आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहिए।